आदाब नाजरीन, मैं हूँ फरहान नजम और मैं हूँ सामिया परवीन। डीडी उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज़। जी हाँ नाजरीन, आज 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग मनाया जा रहा है, जिसका मकसद है नशे की जंजीरों को तोड़ना, साथ ही मंशियात का इस्तेमाल करने वाले लोगों का इलाज करना और उनकी बहाली करना। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम हेलो डॉक्टर आपको हेल्थ से जुड़ी नई नई जानकारियाँ देता है। आज का हमारा मौजू है ड्रग अब्यूज़। जो नाजरीन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ मौजूद एक्सपर्ट से अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। तो आइए आगाज़ करते हैं अपने इस प्रोग्राम का और पेश है आपके सामने ये ख़ास रिपोर्ट। सेहत एक नेमत है और जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया। हम तभी तरक्की कर सकते हैं जब हम ज़हनी और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद हों। लेकिन आज के दौर में मंशियात का इस्तेमाल सेहत, खानदान और माशरे के लिए खतरा बन चुका है। इस खतरे का एहसास दिलाने और लोगों को आगाह करने की गर्ज से हर साल 26 जून को बैनुल अक़वामी दिन बराए मंशियात और गैर कानूनी स्मगलिंग मनाया जाता है। इस दिन का मकसद लोगों को ये बताना है कि नशे का इस्तेमाल और इसकी गैर कानूनी स्मगलिंग किस तरह जिंदगी और सेहत को तबाह कर देती है। मंशियात का इस्तेमाल इंसानी सेहत पर गहरे असरात डालता है। इससे दिल, फेफड़ों, जिगर और गुर्दे जैसे हसास आज़ा मुतासिर होते हैं। नशा इंसान की ज़हनी सलाहियतों को मफलूज कर देता है, याददाश्त और तवज्जो को कमजोर करता है और शदीद डिप्रेशन और बेचैनी जैसे मसाइल को जन्म देता है। इस आदत का शिकार फर्द न सिर्फ अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है बल्कि अपने खानदान और माशरे पर भी बोझ बन जाता है। इसके नतीजे में जुराइम, तशद्दुद और बेरोजगारी जैसे मसाइल जन्म लेते हैं। मंशियात से बचाव का बेहतरीन तरीका आगही और सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाना है। नौजवानों को तालीम, खेल और सेहतमंद मशागिल की तरफ रागिब करना चाहिए। वालिदैन और असातिज़ा की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों की अच्छी तरबियत और रहनुमाई करें। याद रखिए, सेहतमंद फर्द सेहतमंद माशरा तश्कील देता है। इसलिए हम सब का फर्ज है कि बैनुल अक़वामी दिन बराए मंशियात और गैर कानूनी स्मगलिंग पर अहद करें कि हम इस जहर का हिस्सा बनने की बजाय इसका मुकाबला करेंगे और आने वाली नस्लों को नशे से पाक, सेहतमंद और रोशन मुस्तकबिल देंगे। कि कैसे नशा हमारे माशरे के लिए एक खतरा साबित हो रहा है। इस मौजू पर आगे बात करने के लिए हम हमारे साथ मौजूद एक्सपर्ट से उनकी राय जानते हैं। और राय जानने से पहले सबसे पहले आपका तारुफ करा देते हैं जो हमारे माहिरीन एक्सपर्ट्स मौजूद हैं स्टूडियो में। सबसे पहले मैं आपका तारुफ कराना चाहूँगा डॉक्टर लोकेश सिंह शेखावत से, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गीता कंबानी, जो कि प्रोफेसर हैं, कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली में। और हमारे साथ तीसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर घनश्याम पनगटे, जो कि डायरेक्टर प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली में। तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रगुजार हूँ मैं आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। अभी बात हो रही है, हमने रिपोर्ट में भी देखा डॉक्टर लोकेश, जैसे कि कितना ये ज़बरदस्त बहुत ही सेंसिटिव मौजू है, इस पर हमें बात करनी चाहिए, इस पर हमें समझना चाहिए। और यहाँ ये प्रोग्राम नौजवान नस्ल, जो हमारी नस्ल है, उसके लिए बहुत ही ख़ास है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो इलिसिट ड्रग एब्यूज़ है, ये किस तरह से हमारे माशरे के लिए, सोसाइटी के लिए एक बहुत ही बड़ा ख़तरा है और हमें इसमें क्या करना चाहिए, किस तरह से इसको समझना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि ये है क्या। देखिए, नशा, जो नशे के आदी होना, ये एक बहुत बड़ी समस्या क्यों है। अगर हम देखते हैं तो जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं, जितनी दुर्घटनाएं होती है, सुसाइड, आत्महत्या जैसे कदम, जो वायलेंस है, क्राइम्स है, उनके पीछे देखा जाएगा तो सबसे बड़ा रोल एक तो नशे का रहता है। दूसरा ये है कि ये देखा गया है कि जो लोग नशा करते हैं
धीरे धीरे उनको, पहले जैसे एक वो होता था कि नशे जो शराब है उससे रेवेन्यू जनरेट होता है, परंतु ये देखा गया है कि जो लोग नशा करते हैं वो धीरे धीरे वो ऐसे, इनका नशा करने का जो आदत है वो शुरू होती है 12 साल की उम्र से और फिर वो चलती है लगभग लंबे समय तक चलती रहती है। जो प्रोडक्टिव टाइम है, जब आदमी काम करता है, अपने परिवार के लिए महत्वपूर्ण होता है, समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है, देश के लिए महत्वपूर्ण होता है, उस समय वो नशा करके अपने जीवन को खराब कर रहा होता है। और जब 30-35 साल की उम्र तक पहुंचते हैं, वो या तो किसी दुर्घटना की वजह से या किसी वजह से उनको कोई चोट लग जाती है तो वो काम करने लायक नहीं रहते, या फिर शरीर में नशे के दुष्प्रभाव से ऐसी चीजें होने लगती है जैसे लीवर का खराब होना, किडनी का खराब होना, और यहाँ तक कि दिमाग में दिमागी ऐसी परेशानियां हो जाती है जिसकी वजह से वो काम करने लायक नहीं रहते हैं। तो हम अगर वैसे देखा जाए, फिर उनके ऊपर हमें जो है वो मेडिकल एक्सपेंसेस, घर वालों को उनके खर्चा उठाना पड़ता है, दवाइयाँ दिलानी पड़ती है। तो अगर वैसे देखा जाए तो ये एक तरह से धीरे धीरे एक प्रोडक्टिव इंसान को वो नॉन प्रोडक्टिव, बिना काम का बना देता है समाज और देश के लिए, और अंततः उसको फिर 50 साल की उम्र के आसपास वो किसी न किसी बीमारी की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। जी, मेरा अगला सवाल इसी से आगे बढ़ाते हुए है डॉक्टर गीता आपसे कि मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से इलिसिट ड्रग्स क्या हैं और उनसे बचने के लिए और उसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, इलिसिट ड्रग्स जैसे ये नाम ही है, ये गैर कानूनी हैं। गैर कानूनी से हम ये समझते हैं कि जो ड्रग्स सोसाइटी में नहीं यूज़ की जानी चाहिए, नहीं इस्तेमाल की जानी चाहिए। एक तो हैं जैसे हेरोइन हो गई, एम्फेटामिन हो गई, कोकेन हो गई, मॉर्फिन डेरिवेटिव्स हो गए, ओपियोइड डेरिवेटिव्स हो गए। ये या तो आपको बहुत नींद देने वाले होते हैं या आपको स्टिमुलेट, आपको बहुत अच्छी फीलिंग देने वाले होते हैं। तो ये इलीगल, गैर कानूनी है, इनका इस्तेमाल गैर कानूनी है। दूसरी वो भी दवाइयाँ जो ओवर द काउंटर लोग ले लेते हैं, जैसे पेन किलर्स हैं, स्लीपिंग पिल्स हैं, नींद देने के लिए हैं। ये दवाइयाँ हैबिचुएट कर देती हैं। जैसे आप पेन किलर लेने लग जाते हैं तो ये पेन किलर्स आप पहले तो लेते हैं सिर्फ उसके असर के लिए, दवाई के असर के लिए, लेकिन धीरे धीरे जो असर एक डोज से होता है वो असर होना उस डोज से बंद हो जाता है, आपको ज़्यादा दवाई लेनी पड़ती है। तो वो इतने हैबिचुएट हो जाते हैं वो दवाई लेने के लिए कि वो ज़्यादा मात्रा में वो दवाई लेने लग जाते हैं और उस दवाई के बिना उनका गुजारा नहीं है। तो वो दवाई जो है वो उनके किडनीज पे असर कर सकती है। और जैसे स्लीपिंग पिल्स हैं, स्लीपिंग पिल्स आजकल ओवर द काउंटर बिना प्रिस्क्रिप्शन के डॉक्टर के नहीं दी जाती हैं, क्योंकि लोग स्लीपिंग पिल्स लेनी शुरू कर देते हैं और उनकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाती है, क्योंकि शरीर में जो एक गोली से असर होता था अब 2 गोली से असर होता है। तो और फिर कई बार जब ये मरीज डिप्रेशन में होते हैं तो ये स्लीपिंग पिल्स ज़्यादा भी ले सकते हैं सुइसाइडल इंटेंट से। तो कभी वैसे भी उनको लगा कि नींद नहीं आ रही तो 2 की जगह 3 गोलियां खा ली, तो ओवरडोज भी हो सकती है। तो इसीलिए ये भी इलिसिट ड्रग्स के बिना प्रिस्क्रिप्शन के अगर आप लो तो इलिसिट ड्रग के होती है। बाकी जो इंट्रावीनस हमारे युवा, जैसे बताया डॉक्टर लोकेश ने, युवा इंट्रावीनस ड्रग्स लेते हैं। कई ड्रग्स ऐसी हैं जिनको वो इनहेल करते हैं या सांस के ज़रिए लेते हैं। सो ये सब इलीगल ड्रग, इलिसिट ड्रग्स या इलीगल ड्रग्स की कैटेगरी में आ जाती हैं। ये आपने बहुत ही यहाँ पर अच्छे से बताया चीज़ों को। अब मैं डॉक्टर घनश्याम आपकी तरफ यहाँ पर आना चाहूँगा। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी जो नौजवान नस्ल है जब इस चीज़ की शुरुआत करती है, इस नशे की शुरुआत करती है, तो किस तरह से आमतौर पर देखने को मिलती है? आप जो जैसे एक एक्सपर्ट हैं, आप समझ सकते हैं कि शुरुआत कैसे होती है, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा लगता है कि लोग समझ ही नहीं पाते कि वो किसी चीज़ के आदी बन रहे हैं, और इसका एक्सट्रीम क्या है डॉक्टर घनश्याम? जी हाँ फरहान जी, जैसे आपने बताया कि ये नशा मुक्ति हमारे युवाओं में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। डॉक्टर लोकेश ने भी बताया कि जैसे ड्रग्स के अलावा जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग, ये तो पहले से प्रचलित है और लोग फैशन की तरह लेते हैं, खासकर युवा लोग। बट जैसे कि अब नए नए सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स आ गए हैं, एम्फेटामिन्स आ गया, मेथेम्फेटामिन्स है, MDPA है, ये सारे बहुत ही पावरफुल ड्रग्स हैं और ये आपको एडिक्शन कर देते हैं। अगर आप एक बार ले लें तो कई बार युवा लोगों को होता है, पीयर प्रेशर होता है,
कई बार स्ट्रेस होता है, पढ़ाई का स्ट्रेस होता है, कई बार होता है कि चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इसको लेने से कुछ ने बोला बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही मज़ा आता है, यू फील वेरी गुड। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए कई लोग जस्ट एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे युवा लोग स्टार्ट कर देते हैं ये ड्रग, और ये इतनी ड्रग पावरफुल होती है, एक बार लेने के बाद उसको जो फीलिंग आती है और माइंड में देयर इज अ केमिकल लाइक डोपामिन, वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, जो युवा होता है वो इतना एक्साइटेड हो जाता है कि इसको लेने से तो एक तरह से यू कैन से हेवन में पहुंच गए हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए वो एक बार लेने के बाद उस पर एडिक्शन आ जाता है, उसके बाद वो कंटिन्यूस लेता रहता है और एक तरह से ये उस माया जाल में या उस वेब में फंस जाता है। फिर उसके बाद वो इसके लिए कुछ भी कर सकता है, फिर उसको अगर आप देखें तो युवा को वो चोरी कर सकता है, उसके पास पैसे नहीं होंगे तो चोरी करेगा, वो इसके बिना चिड़चिड़ापन रहेगा, उसके पढ़ाई में या फिर वो जॉब में वो पीछे रह जाएगा, फेल कर जाएगा। इस तरह के अगर साइंस किसी में दिखे कि वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, अपनी डेली एक्टिविटीज में ध्यान नहीं दे रहा है, लोगों से कट रहा है, फैमिली से आंखें मिला के नहीं चल रहा है, और इस तरह की जब चीजें हो तो हमें सस्पेक्ट करना चाहिए कि कहीं ये नशे के आदी तो नहीं हो गया है, और हमें परिवार से और डॉक्टर से ओपिनियन लेनी चाहिए कि क्या किया जा सकता है, एंड वी शुड सस्पेक्ट दैट कि नशा एक कारण हो सकता है युवाओं में। तो हमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए जी, एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और इस चीज़ को समझना चाहिए कि कितना संजीदा मौजू है, इस पर कितना सोचने की ज़रूरत है। डॉक्टर घनश्याम, एक चीज़ और यहाँ पर बताइए, आपने एडिक्शन की बात की, ये जब कोई इंसान शुरू करता है इस तरह का नशा लेना, और अगर वो जैसे एक्सट्रीम पे पहुंचता है, आपने कहा वो एडिक्शन वाला जो मामला हो जाता है, वहाँ तक पहुंचने में ये जो सफ़र है उसका कितने दिन तक का है? ये क्या ये 1 महीने में हो सकता है, 2 महीने में हो सकता है, या साल भर भी लग सकता है? बिल्कुल, ये जो नई ड्रग जैसे कह रहे हैं एम्फेटामिन एंड ऑल, वो तो 1-2 ड्रग ही इतनी पोटेंट होती है कि वो एक बार 2 बार लेने के बाद विद इन वीक्स उसको इतनी अर्ज होती है, इतनी क्रेविंग होती है कि वो उसको लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। जबकि बाकी जो ड्रग्स हैं, ओपियोइड्स हैं, हमारे पास हेरोइन है, मॉर्फिन ग्रुप की ड्रग्स हैं, इन सब में फिर भी कुछ टाइम लगता है एक बार लेके, और इजीली अवेलेबल नहीं है, जबकि ये सारी ड्रग तो आप ऑनलाइन में कहीं ना कहीं से ये ले लेते हैं। तो टाइम एग्जैक्ट फिक्स नहीं है कि कई लोगों को एक बार लेने से ही एडिक्शन हो सकता है और कई लोगों को महीनों के बाद होता है, बट जब महीनों से सालों से अगर वो कोई लेता रहे तो उसको मल्टी ऑर्गन डिजीज हो सकती है, जैसे डॉक्टर गीता ने बताया कि उनको किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, कई लोगों को कोकेन जैसी ड्रग जो लेते हैं उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती हैं, और लॉन्ग टर्म में जब एक बार हो जाती हैं, इनसे निकलना और भी मुश्किल हो जाता है। तो जितना जल्दी हम पिकअप कर पाए इस ड्रग एडिक्शन को, उतना ही बेहतर रिजल्ट्स आने के चांसेस हैं। यहाँ पर सामिया कितने सही से बताया है डॉक्टर घनश्याम ने कि जब कोई इंसान इसे लेना शुरू करता है तो उसका आदी हो जाता है, यहाँ तक कि इस तरह से बताया कि गुलाम हो जाता है। तो ये हमारे जो नौजवान नस्ल है इसे समझना चाहिए कि जहाँ तक हो सके इससे बचे, और इस चीज़ में बिल्कुल भी किसी तरह अपने को इन्वॉल्व ना करे। तो इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगी। मेरा सवाल अगला डॉक्टर लोकेश से है कि पहले हमें जो भी ड्रग अब्यूज़ करते हैं उनको सबसे पहले एक नफ्सियाती डॉक्टर के पास जाना चाहिए, यानी कि साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, या फिर एक फिजिशियन के पास जाना चाहिए जो उनकी सिचुएशन को कौन बेहतर समझ सकेगा? सबसे पहले मेरी राय में साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि एक बार साइकेट्रिस्ट ये देख सकते हैं कि जो एक्सटेंट है, किस हद तक परेशान जो है वो नशे का आदी हो चुका है। उसके साथ में वो कुछ जांचें करवाते हैं जिसमें ये पता लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे जो लोग आईवी ड्रग लेते हैं उन लोगों को निडल शेयर करते हैं, और निडल शेयर करने की वजह से उनको HIV और हेपेटाइटिस बी जैसी और भी ऐसी बीमारियां जो हो सकती हैं, और उसके बाद जब पता चलता है कि इनको HIV है या हेपेटाइटिस बी है, या उनकी जांच में जैसे किसी का लीवर में प्रॉब्लम हो गई है शराब की वजह से, या किसी को किडनी में प्रॉब्लम हो गई है, या किसी को ज़्यादा परेशानी हो गई है। कुछ लोग जो है, मैं बताना स्पेशली चाहूँगा, जो बच्चे 12-13 साल की उम्र में ये जो दुकानों पर काम करते हैं, बच्चों की बात जो कर रहे हैं, मैं इस पे बहुत तफसील से आपसे बात करूंगा डॉक्टर लोकेश। यहाँ पर एक कॉल आ गई है, आपका प्रोग्राम देखकर कोई कॉल कर रहा है, वो बात कर लें, फिर यहाँ बच्चों की बात करते हैं। हेलो 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 जी, आदाब। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आपका खैर मकदम, अपना सवाल पूछिए। जी, सवाल है हमारा कि हमारे पिताजी जो हैं वो
बहुत टाइम से घुटना खाते हैं, उसी वजह से जो है उसका एक हाथ जो है कांपता है और वो घुटना खाना छोड़ते हुए तो क्या हाथ कांपना जो है वो घुटना की वजह से है। ओके, क्या उम्र है उनकी, आपके वालिद साहब की? उनकी हो गई है 60+। 60+। डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूँगा यहाँ पर मैं, ज़रा से आप क्या राय देना चाहेंगी? देखिए, हाथ कांपना गुटखा की वजह से नेसेसरली नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर ये जो हाथ कांपते हैं ड्रग विड्रॉल के वक़्त कांपते हैं, जब वो ड्रग नहीं मिलती है या उसकी वजह से कांपते हैं। जो जब तक आप वो लेते चले जाते हो और बॉडी को वो उस मात्रा में मिलती जाती है, तब उसके इफ़ेक्ट्स ऐसे नहीं होते। हाथ कांपने के कई अन्य कारण भी हो सकते हैं, तो आपको सिर्फ उसके लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि गुटखा की वजह से हो सकता है, बट मेरा ख्याल नहीं कि सिर्फ गुटखा की वजह से, उसके लिए कई और कारण हो सकते हैं। थायराइड डिजीज भी हो सकती है, हो सकता है उनको और कोई पार्किंसोनिज्म हो रहा है या और कोई और बीमारी हो रही है, तो आपको उसकी जांच करा लेनी चाहिए। जी जी जी, बेहतर यही है कि आप उसकी जांच कराएं, जैसे कि डॉक्टर गीता ने यहाँ पर बताया है। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आप बच्चों का जिक्र कर रहे थे डॉक्टर लोकेश, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टिप वहाँ पर ज़रा सा आप किस तरह से बताएं तफसील से। बच्चों का सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि नशे की शुरुआत जो है वो बच्चों से होती है। 12-13 साल जो है वो औसतन आयु है जिसमें कि बच्चे नशा स्टार्ट करते हैं। तो जो 12 से 14 साल के जो बच्चे हैं, स्पेशली वो बच्चे विशेषतः जो कि स्कूल जाने से आनाकानी कर रहे हैं, उनकी एकेडमिक्स में थोड़ी गड़बड़ है, उनकी पढ़ाई में इच्छा नहीं है, वो जो होमवर्क नहीं करते हैं, घर वालों की बात नहीं मानते हैं, वो सबसे पहले उनके चांस हैं कि वो नशे की तरफ जा सकते हैं। उनका पता लगाना बेहद जरूरी है। जब वो वहां से स्टार्ट करते हैं, कभी कभी वो जनरली जो सामान्य तौर पर ऐसे जो बच्चे होते हैं उनमें एक आदत होती है कि वो रिवॉर्ड डिपेंडेंस होता है, कंसेप्ट होता है जिसमें कि रिवॉर्ड मतलब जल्दी से उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, जल्दी से कुछ मिलना चाहिए। वो हमेशा बात करेंगे मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, नई नई चीज़ों को ट्राई करने की कोशिश करते हैं। प्लेजर सीकिंग होता है, हमेशा अपनी जो प्लेजर मिलना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, उनकी आदत फ़ोन भी ज़्यादा चलाने की, कुछ भी करने की उनकी ज़्यादा आदत होती है। इसी दौरान वो जब दूसरे बच्चों के इन्फ्लुएंस में आते हैं, जैसे डॉक्टर घनश्याम ने बताया, पीयर प्रेशर होता है, उसी समय उनके अंदर क्यूरोसिटी होती है कि इसमें होता क्या है, एक उत्सुकता होती है और वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। उस एक्सपेरिमेंट के दौरान उनका शुरुआत जो होती है वो होती है सिगरेट, बीड़ी या ऐसा कुछ, या गुटखा, तंबाकू की कोई चीज़ से स्टार्ट होती है, और उसके बाद वो तरह तरह से वो नशे मुलविस हो जाते हैं। एक कॉल और हो गई डॉक्टर साहब, मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते सर। जी नमस्कार। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आपका खैर मकदम इस्तकबाल। बताइए अपना सवाल। सर, मैं पहले नशा करता था जी। अभी मेरी इलाज चल रही है, तो नशा तो मेरे छूट गई है, लेकिन मेरे बॉडी के अलग अलग पार्ट में पेन होते रहते हैं। अच्छा अच्छा क्या अच्छा कारण है? अच्छा अच्छा, तो थोड़ा सा ये क्या इनसे पूछने की कुछ और ज़रूरत है यहाँ पर? कितना समय हो गया है आपको नशा छोड़े हुए? करीब 2 साल से तो बिल्कुल छोड़ चुका हूँ। उम्र क्या है आपकी? उम्र मेरा 45 है। अच्छा, क्या नशा करते थे? किस तरह का नशा करते थे शायद? क्या नशा करते थे आप? मैं तो गांजा और भांग खाता था। ठीक है, ऐसा है कि अभी 2 साल के बाद में गांजा या भांग का असर तो नहीं रहता है, ये कोई और कारण हो सकता है। 2 साल तक नहीं रहता, कभी कभी 6 महीने, साल भर तक कुछ ऐसे है, जैसे शराब के अंदर हम उसको कहते हैं प्रोटेक्टेड विड्रॉल, मतलब कुछ टाइम तक लंबा चलता रहता है उनमें। जैसे ये अफीम में भी ऐसा होता है कि लंबे टाइम तक नशा करने के बाद थोड़े टाइम तक रहता है, 6 महीने, साल भर रह सकता है उसको, पर 2 साल तक नहीं रहता। ये हो सकता है किसी और कारण से हो। आप अपने जो जहां भी नशा की छुड़वाने के लिए जा रहे हैं, उन्हीं डॉक्टर साहब से वापस मिलिएगा, वो दूसरे कारण पहचान कर उसका इलाज कर सकते हैं। ये जो बात बताई है यहाँ पर हमारे डॉक्टर लोकेश ने, बहुत ही काम की बात है आपके लिए। इसको समझिए और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया है उस पर अमल कीजिए। फ़ोन करने के लिए आपका हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा अगला सवाल डॉक्टर गीता से है। डॉक्टर गीता, मैं ये जानना चाहूँगी कि जो लोग ड्रग अब्यूज़ करते हैं उनको क्या क्या हेल्थ इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है? क्या उनके कौन से ऑर्गन्स, कौन से आज़ा उनके जिस्म के ख़राब होने लगते हैं या उनको तकलीफ़ का सामना होता है उनसे?
तो उनको क्या करना चाहिए और इसका कैसे ख्याल रखना चाहिए, और उसको जो नुकसान हुआ है उसको कैसे वापस करना चाहिए, रिकवर कैसे करना चाहिए? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये जो ड्रग्स हैं, कोई ऐसा मेरे ख्याल से सिस्टम नहीं है, कोई शरीर का अंग नहीं है जिस पे ये असर नहीं करते हैं। ये मेन तो जो है ड्रग्स हैं, ब्लड अगर इंजेक्शन पेशेंट्स ले रहे हैं तो ये ब्लड से जो इन्फेक्शंस होती हैं, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये जॉन्डिस का कॉज करती हैं। और हेपेटाइटिस सी से ज़्यादातर क्रॉनिक लिवर डिजीज़, जो लंबी लंबे 6 महीने से ज़्यादा होता है हेपेटाइटिस, वो होता है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस होता है। और फाइनली ये सिरोसिस या इरिवर्सिबल लिवर को डैमेज कर देता है। देन फिर HIV है। मेन जो HIV की प्रॉब्लम है वो अब खैर दवाइयाँ बहुत अच्छी आ गई हैं HIV के अगेंस्ट, बट ये ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस हैं, हेपेटाइटिस बी, सी और HIV। इसके अलावा जब आप ड्रग्स लेते हो आपका ब्रेन में डैमेज होता है। जो कॉग्निटिव स्किल्स जो हम कहते हैं, किसी चीज़ को पहचान लेना, मेमोरी इफेक्ट हो जाना, ब्रेन डैमेज हो जाना, ये लंबे तरह पे आप जब ड्रग्स लेते हो ये भी होता है। इसके अलावा किडनीज डैमेज हो जाती हैं। तो मोरओवर जो पेशेंट्स ड्रग्स लेते हैं तो उसकी वजह से उनको हार्ट के, दिल के वाल्व्स में भी इन्फेक्शन हो सकती है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस से पेशेंट्स आते हैं। तो जैसे अभी डॉक्टर लोकेश ने कहा, मैं उसके बारे में ये कहना चाहती थी कि मरीज पहले साइकियाट्रिस्ट के पास जाए या फिजिशियन के पास जाए, ये डिपेंड करता है। कई बार मरीज बीमारी की वजह से हमारे पास आते हैं पहले, और फिर हम देखते हैं कि ये ड्रग्स ले रहे हैं, तो फिर हम बीमारी का इलाज करते हुए साथ साथ उनको दोनों का इलाज की जरूरत है। यहाँ पर एक कॉल आ गई, कॉल ले लेते हैं। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस मैम, गुड इवनिंग मैम। जी, आप अपना सवाल पूछिए, आपका खैर मकदम है हेलो डॉक्टर में। मैम, ये मेरा सवाल, जो मेरा क्वेश्चन है मैम, ये है कि जो ये बीमारी के बारे में टीवी में बताया जा रहा है जी, तो मैं इसलिए जानना ही चाह रहा हूँ मैम कि इसका लक्षण कैसे क्या होता है इसका। बीमारी के बारे में, नशा के बारे में बात हो रही है यहाँ पर हमारी, तो आप उसके बारे में क्या जानना चाहती हैं? कोई है आपका अपना जो नशे की परेशानी से जूझ रहा है? जी मैम, अभी तो प्रेजेंट टाइम में कोई है नहीं, लेकिन इस पर मुझे क्या मतलब कैसी सहायता मिल सकती है? जी, आप जानना चाहती हैं, एहतियाती तौर पर जानना चाहती हैं। चलिए, ये बहुत ही केयरफुल लोग हैं, वो पूछना चाहते हैं कि कैसे ड्रग अब्यूज उनकी आम तौर पर एक आम आदमी की जिंदगी पर, डॉक्टर घनश्याम मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक आम आदमी की जिंदगी पर ड्रग अब्यूज से क्या फर्क पड़ता है, उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, कैसे बचें? बिल्कुल, एक तो इलिसिट ड्रग की बात की हम लोगों ने, जो कि ओपियोइड्स हो गया और कैनाबिस हो गया, ये सब। इसके अलावा ड्रग अब्यूज़ में हम लोग इवन अल्कोहल, जो कि बहुत कॉमन है, शराब पीना, और तो शराब को भी रोकना चाहिए। पहले हमें लगता है कि ये सोशल ड्रिंकिंग है, पहले इवन कहते थे कि एक ड्रिंक इज़ गुड फॉर हेल्थ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। देखा गया है जो भी आदमी थोड़ा बहुत या कितना भी शराब पीता है, उसकी टोटल जो आयु होती है वो नॉर्मल पर्सन से कम ही होती है। या तो किसी दिन ज़्यादा पी के एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, या उसको लेटर ऑन अगर क्रॉनिकली लेगा तो उसको लिवर डिजीज हो जाती है। इसी तरह स्मोकिंग है, एक बार जो एडिक्शन हो जाता है कि लोग सिगरेट स्मोक अर्ली स्टेज में, स्कूल में जस्ट दिखावे के लिए और फैशन के लिए कुछ एक्टर्स को देख के दे स्टार्ट स्मोकिंग, वो सारी चीज़ें बाद में तंग करती हैं जब उनको COPD हो जाता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि पहले भी डॉक्टर लोकेश ने भी बोला है, ये स्टार्ट में एक्सपेरिमेंटिंग की तरह चलती है कि ये तो चलो शराब एक ही दिन पी थी या एक सिगरेट पी थी, धीरे धीरे एक्सपेरिमेंटेशन से बढ़ के वो इस तरह की ड्रग्स में आ जाएगा जो कि बिल्कुल ही आपको एडिक्टेड बना देगी। तो आप बिल्कुल ना शराब पीजिए, ना स्मोकिंग कीजिए, ना इलेक्ट्रिक स्मोकिंग, कुछ भी नहीं कीजिए। अपने नए नए कुछ हॉबीज़ कीजिए, फिजिकल वर्क, फिजिकल एक्सरसाइज, उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपका ध्यान इन चीज़ों से हट के सेहत की चीज़ों पे, योगा में रहेगा, तो आप इस तरह के एडिक्शन से मुक्त रहेंगे और आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा।
हमारे कॉलर को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उनका कि उन्होंने इतना अच्छा हमसे सवाल पूछा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैडम, आप बता रही थी किस तरह से ऑर्गन को डिस्टर्ब करता है ये ड्रग एब्यूज। हाँ, जैसे मैंने बताया, एक तो ऑर्गन्स डिस्टर्ब होती हैं, जो जॉन्डिस हो जाता है, लिवर डैमेज हो जाता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है, किडनीज पे डैमेज होता है। इसके अलावा जो मरीज की जो ड्रग लेता है, मैं मरीज नहीं कहूँगी, उसके मेन हेल्थ पे डैमेज होता है, क्योंकि वो ड्रग लेने पे अपने सारे पैसे जो होता है ड्रग्स में खर्च करता है। अपने न्यूट्रिशन, जो अपनी सेहत है, जो अपना खाना ज़रूरी है, वो उसका खाना ज़रूरी, जो न्यूट्रिशन लेना है, प्रोटीन्स लेनी है, कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, विटामिन्स लेने हैं, वो उसकी नॉर्मल नरिशमेंट नहीं होती। तो जो कि नॉर्मल उसकी जो सेहत नरिशमेंट नहीं होती, उसकी वजह से वो अन्य बहुत सारी बीमारियों का शिकार भी हो जाता है। तो कई बार मरीज पहले हमारे पास आते हैं बीमारी से, तब हमें पता चलता है, जैसे उस पर टैटू मार्क्स हैं, आईवी लाइन के मार्क्स हैं, तो हमें पता चलता है ये आईवी ड्रग्स ले रहा है, तब हम साइकियाट्रिस्ट को इन्वॉल्व करते हैं इन एडिशन फॉर काउंसलिंग। और दूसरी तरह के वो मरीज होते हैं जो पहली बार खुद सोचते हैं अपने बारे में, या कोई रीज़न होता है, तो वो पहले साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, उसके बाद वो हमारे पास अन्य बीमारियों के लिए रेफ़र किए जाते हैं। इसके अलावा जो आप फेफड़े से वो लंग इनहेल करते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, तो वो लंग्स को भी डैमेज करती हैं। जो COPD बोला डॉक्टर घनश्याम ने, जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, लॉन्ग टर्म आप स्मोक करोगे तो वो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ हो जाती है पेशेंट्स को। राइट। डॉक्टर घनश्याम, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगा। मैं जानना चाहता हूँ कि जो ड्रग्स एब्यूज़ है किस तरह से फाइनेंशियल तौर पर किसी भी इंसान को तोड़ सकती है, या अगर उसकी सोशल तौर पर बात करें, वो उसके बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, सोसाइटी में उसके बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, और मेन चीज़ उसके जो रिलेशन है उसके घर में, चाहे वो उसके फादर से हैं, मदर से हैं, या वाइफ से हैं, या जो भी उसके रिलेशन हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर आप, डॉक्टर घनश्याम? जी हाँ फरहान जी, बिल्कुल आपने ये बताया, जैसे कि हम लोग वैसे तो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, बट ये एक तरह की हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, एक सामाजिक प्रॉब्लम भी है एज वेल एज आर्थिक भी है। क्योंकि इसमें अगर कोई जब ये ड्रग एडिक्शन में चला जाता है तो उसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी का ज़्यादा ध्यान रहता नहीं है। अगर वो परिवार वाला है तो अपने बच्चों का, बीवी का, किसी का ख्याल, माता पिता का कोई ख्याल नहीं रखता है। वो टाइम पे ना तो अपना जॉब में जा सकता है, क्योंकि उसका सारा ध्यान एक तरह से, जैसे आपने बोला, एक तरह का स्लेव हो जाता है उस ड्रग के अंडर। तो वो ब्रेन में इतनी ज़्यादा इस तरह के जो केमिकल्स हैं, स्पेशली डोपामीन, गाबा, बहुत सारे केमिकल्स हैं, ये सब इतने चेंजेस कर देते हैं कि वो एक तरह से राक्षस बन जाता है और उस ड्रग के अंदर काम कर रहा होता है। तो उसके लिए वो चोरी भी कर सकता है। तो जॉब वॉब, इन लोगों की जॉब अगर होगी भी तो वो छूट जाती है। तो इससे एक तरह से पूरा परिवार बिखर जाता है, पूरा समाज बिखर जाता है, बिकॉज उस ड्रग के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो कई बार वो किसी को हार्म भी कर सकता है। तो उन लोगों को लोग कोई अब जॉब भी नहीं देना चाहेंगे। तो इस तरह से पूरा परिवार, जो कि हमारा मेन यूनिट होता है एज अ फैमिली, वो पूरा बिखर जाता है। और ये आर्थिक रूप से पूरे हर तरह से खतरा ही है समाज के लिए, या फाइनेंशियल तौर पर, या हमारी सोसाइटी, जो भी कहें, रिलेशन पर खतरा ही है। इससे बचना चाहिए और ये पूरी तरीके से गलत है और इसको गलत मानना भी चाहिए। यहाँ पर एक कॉल आ गई, कॉल ले लेते हैं। हेलो 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 जी, आदाब। हेलो डॉक्टर, प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल, वेलकम। बताइए अपना सवाल। सर, ये जानना चाह रहे हैं कि जो ड्रग्स हैं कितने प्रकार के होते हैं और इन्हें कैसे किस किस प्रकार में लोग लेते हैं, तो उन्हें नुकसान, और कैसी इसके बाद शरीर पे कैसे नुकसान करता है, और इसका बचने का रास्ता क्या है। जैसे कोई अधिक ले ले तो ज्यादा गंभीर हो जाए तो बच कैसे सकता है। ओके, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हेलो, हम डिस्ट्रिक्ट गोंडा से बात कर रहे हैं। गोंडा से बात कर रहे हैं, कॉल है। डॉक्टर घनश्याम, मैं ज़रा सा आपको यहाँ जानना चाहूँगा, आपका क्या रिएक्शन रहेगा इस सवाल के? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे कि जो ये ड्रग अब्यूज़ है वो बिल्कुल सिंपल चीज़ों से भी हो सकता है, जो कि लोकली मिल रही है। जैसे कि सबसे पहले अल्कोहल, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश की। 20 से 25% तक जो कि एडल्ट पॉपुलेशन है 12 साल से ऊपर, वो लोग, खासकर मेल्स,
वो अल्कोहल से एडिक्टेड हैं, वो काफ़ी अल्कोहल लेते हैं, जबकि 5% से ऊपर डाटा सजेस्ट करता है कि वो बहुत डिपेंडेंस हो गए हैं और हार्मफुल तरीके से लेते हैं। फीमेल्स में कम है। सेकंड कॉमन ड्रग अब्यूज़ कहेंगे स्मोकिंग को, जो कि बहुत ही प्रिवेलेंट है और इसको एक तरह से ड्रग भी नहीं कहते हैं, बट दिस ऑल कॉज एडिक्शन ओनली। तीसरा रहता है हमारे यहाँ जैसे कि ओपियोइड ड्रग है, जो कि हम कम मात्रा में लें या डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में लें, जिसमें मॉर्फिन ग्रुप की ड्रग आती है, हेरोइन ग्रुप की ड्रग आती है। ये सब ड्रग एक तरह से आदमी को थोड़ा सा शांत कर देती है। स्ट्रेस में लोग कई बार लेते हैं, बट ये मेनली एक तरह की मेडिकल दवाई है, पेन बिल्कुल रिलीव कर देती है। तो हम लोग इसको कैंसर में ज़्यादा यूज़ करते हैं और कई बार देखा गया है कि लोग इसको इतना अब्यूज़ करते हैं कि एक तरह से नार्कोटिक एक्ट में है, इसको रखना इलीगल है। बट बिकॉज इलीगल है, बेचारे जो कैंसर पेशेंट हैं उनको दवाइयाँ ये टाइम से मिल नहीं पाती हैं, बिकॉज लोग इसको इलीगली यूज़ करते हैं हेरोइन की तरह। इसको स्मोक करके भी ले सकते हैं, कुछ लोग इंजेक्टेबल ड्रग्स लेते हैं, कुछ लोग गोलियाँ भी लेते हैं। इसके अलावा कैनाबिस है, भांग, जो कि हमारे देश में शायद अभी लीगली है भांग, जो कि भांग के पत्ते हम लोग जैसे कुछ त्योहार में लस्सी वस्सी कुछ बना के पीते खाते भी हैं, बट वो बहुत लो डोज में होता है। बट जब इसी को इलीगली और यूज़ करते हैं, एक तरह से हम इसको चरस कहते हैं, जब हम उसको भांग के पत्तों को यूज़ करते हैं, उसके रेजिन को, और जब उसके फ्लावर्स को हम स्मोकिंग सिगरेट्स में या फिर हुक्का में लेते हैं, तो उसको हम लोग एक तरह से गांजा कहते हैं। तो ये इलीगल है, अगर किसी के साथ पकड़ा गया तो जेल हो सकती है और लाखों रुपए का फाइन भी होता है। तो ये एक चौथी हर तरह से गलत ही है। ये सारे जो आपने बताया तरीके लोग इन्हें इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए। ये जो हमारे डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर घनश्याम ने आपको चीज़ें बताई हैं, उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपके बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। डॉक्टर लोकेश, अब मैं आपसे आपके ही डिपार्टमेंट का सवाल करता हूँ। ये लोग जो नशा कर रहे हैं उनकी एक्टिविटीज़ अलग हो जाती है। सबसे पहले हमने ये पढ़ा भी है, देखा भी है और डॉक्टर से सुना भी है, वो अलग रहना शुरू कर देते हैं। तो जो घर के लोग हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, उनके फादर मदर हैं, या जो भी लोग हैं, उनकी वाइफ भी हो सकती हैं, तो वो उन्हें कैसे पहचाने? जो वार्निंग साइंस जिनको बोलते हैं वो कौन कौन से हैं, कैसे पहचाने, और किस तरह से फ़ौरन एक डॉक्टर से के टच में आए, और किस तरह से आप ट्रीटमेंट शुरू करेंगे उनका, और कितने दिन का ट्रीटमेंट होगा? क्या आपके यहाँ रहना पड़ेगा हॉस्पिटल में, या घर पर भी इलाज हो सकता है? सबसे पहले परिवार के लोगों को समझने के लिए देखना है कि एक स्थिति होती है जिसमें हम कहते हैं को डिपेंडेंस, जिसमें परिवार का धीरे धीरे जो है ना, परिवार के लोग उस आदमी के साथ इस तरह से एडजस्ट होते जाते हैं कि नशा जो है उस आदमी के साथ धीरे धीरे घर में एडजस्ट हो जाता है। एक बहुत सिंपल एग्जांपल है, पहले जब आदमी शुरू में शराब पीता है तो घर पे चोरी छुपे आता है। उसके बाद क्या होता है कि जब वो घर वालों को पता चलता है, इग्नोर कर आप बोल रहे हैं, लेकिन सॉरी यहाँ पर फिर कॉल आ गई है। आपकी बात इतनी अच्छी लग रही है, लोग बहुत कॉल कर रहे हैं यहाँ पर। हेलो हेलो जी, हेलो डॉक्टर, प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल, वेलकम। बताइए अपना सवाल। मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह जी बोल रहा हूँ। जी जी जी, खैर मकदम है आपका, वेलकम प्रोग्राम में। सर, हमारे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में कानूनी और जी, लोग घरों में भी निकालते हैं तो लाइसेंस मिलता है, एक देसी किस्म की सरकार की तरफ से। आपकी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा सा आप अपने नेटवर्क में आए, या तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम लग रहा है। हेलो जी, अभी आई है आवाज आपकी, अब बताएं जी, बताइए, हमें मिल रही है आपकी आवाज, आराम से मिल रही है, सुन पा रहे हैं हम। सर, मेरा सवाल ये है कि ये जो हमारे यहाँ पर जो घरों में जो निकाली जाती है देवताओं के लिए शराब, या जो देसी शराब जो सरकार की फैक्ट्री में बनती है, पूना नंबर 1 वगैरह वगैरह जी, और या अंग्रेजी या ब्रांडी, इसमें क्या फर्क होता है? अच्छा, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रचलन है, सर्दियों में तो बहुत अजवाइन बताया जाता है इसको गर्म पानी के साथ लेने के लिए। तो ये ऐसे क्या टेम्परेचर में यहाँ ये जो पढ़े लिखे युवा या डॉक्टर हॉस्पिटल में या यूनिवर्सिटी के जो नौजवान है वो गाँव में आते हैं, तो उनकी वजह से ज्यादा समस्या गाँव में बच्चों के लिए बनी हो जाती है। डॉक्टर घनश्याम, फिर मैं आप ही के पास आऊंगा यहाँ पर। बिल्कुल, आप बताएं।
बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है। सब लोगों को होता है कि जैसे मैंने बताया भी कि लोग कहते हैं कि एक कुछ टाइम पहले तक ये प्रचलन था कि एक पैक इज गुड फॉर हेल्थ, बट कोई भी शराब एक बूंद भी ठीक नहीं है, उससे आपको हार्म ही होगा। और कभी ना कभी आप उसके बाद एक तो एडिक्शन हो जाएगा, ज़्यादा पियेंगे तो और हार्म होगा। दूसरा, कच्ची दारू और अंग्रेजी दारू में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में अल्कोहल होता है। कच्ची दारू उल्टा कई बार उसमें कई सारे केमिकल मिक्स होते हैं और वो आपको और हार्म कर सकते हैं, आपकी आंखें जा सकती है अगर उसमें अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा हो तो उसमें इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा होती है। तो कच्ची दारू एक तरह से अल्कोहल की मात्रा से तो नहीं बट ओवरऑल ज़्यादा हार्म कर सकती है। आपके सडनली आपको लिवर फेलियर हो सकता है उसकी वजह से, जबकि जो अंग्रेजी दारू जो कह रहे हैं हार्म तो वो भी करता है बट वो थोड़ा कि कहीं ना कहीं फैक्ट्री में बनी हुई है जो कि थोड़ा सा इम्प्योरिटीज कम होंगी, बट दोनों बहुत हार्मफुल है, दोनों में बहुत ज़्यादा अल्कोहल की मात्रा होती है और दोनों एडिक्शन करते हैं, तो दोनों ही नहीं पीनी चाहिए, ना कच्ची ना पक्की दारू। बचना ही चाहिए। डॉक्टर गीता, आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए जो लोग कहते हैं कम पी लें, कम मात्रा में ले लें, या तरह तरह के बहाने बनाकर जो इस तरह से चीज़ें ले लेते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर आप? देखिए, जैसे मैंने पहले बोला कि हम एडवोकेट जैसे बोलते हैं कि 30 ml अल्कोहल आप रोज़ ले लो तो हार्ट के लिए प्रोटेक्टिव होती है, लेकिन हम इसको कभी भी हम मरीज को ये नहीं कहते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि इसकी धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ती चली जाती है, क्योंकि जो इफ़ेक्ट ये असर ये शरीर पे करती है, जो मरीज को अच्छा लगता है, ये पी के रिलैक्स लगता है, फीलिंग ऑफ वेल बीइंग जो आती है वो जैसे अब पहले 60 ml से आती है तो धीरे धीरे वही 60 ml की आदत हो जाती है शरीर को, तो 120 ml की जरूरत होती है, तो ये मात्रा बढ़ती चली जाती है। तो ये किसी भी तरह से ये ठीक नहीं है, इसको नहीं लेना है, ये एडिक्टिंग है। तो कोई भी एडिक्टिंग या ड्रग टॉलरेंस हो जाती है, उसी असर वही जो मात्रा होती है वो जो डिजायर्ड इफेक्ट है या जो असर है वो कर नहीं पाती, इसलिए आप ज्यादा मात्रा बढ़ती चली जाती है। देखिए यहाँ पर साफ हो गई है बात कि बुराई का रास्ता कोई भी हो, आप उसको तरह तरह से भेस बदल कर अगर उसे सही ठहराना चाहेंगे वो सही नहीं हो सकता है, और यही हमारे माहिरीन ने यहाँ पर बताया है। तो आप इस बुरी लत से बचिए और दूसरों को भी बचाइए। फोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। डॉक्टर लोकेश, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप कर रहे थे, थोड़ा सा उसे कंटिन्यू कीजिए। तो पहले तो वो स्टार्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा सा, तो घर वालों को पता चल जाता है कि ये चोरी छिपे ले रहा है, वो सोचते हैं कि आजकल सारे बच्चे ले रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, ले रहा है तो चल रहा है। फिर वो देखते हैं कि 2-4 बार उन्होंने देखा कि थोड़ा सा ज्यादा पीकर आए, थोड़ा उसको डांटा डपटा, पर उन्होंने कहा तुम बाहर पीते हो, बहुत दिक्कत करते हो, इससे बढ़िया है चलो कोई बात नहीं तुम यहाँ ले लेते हो, वो यहाँ घर में लेने लगता है। धीरे धीरे वो घर में लेते लेते उनकी आदत बढ़ती जाती है, उनका अमाउंट बढ़ता जाता है, नशे का समय जो लग रहा था पहले उससे ज्यादा समय लगाने लगता है, दिन में 2-2, 3-3 घंटे 4-4 घंटे तक पीते रहते हैं। और इस तरह से घर वाले जो हैं वो धीरे धीरे उसके एडजस्ट करने लगते हैं। बहुत गलत है, वो उसे समझना चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि ये चीज़ गलत है तो गलत है, इसमें मुलविस मत होइए, अपने आप को इसमें गिरफ्तार मत कीजिए। आपने बहुत अच्छे से यहाँ पर बताया। फोन आ गया है, फिर फोन ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, हेलो डॉक्टर, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम, वेलकम। अपना सवाल पूछिए। जी जी डॉक्टर साहब, आपका वेलकम प्रोग्राम में। गुड इवनिंग। जी जी अभी आपने क्या है मतलब ये बताइए कि ड्रग एब्यूज की वजह से हार्मोन और नॉर्मल रूटीन में फिजिकल एक्सरसाइज तो नॉर्मल ट्रेंड में हार्मोन डोपामिन सीक्रेट होता है, दोनों के टेस्ट में क्या फर्क होता है? नाम दोनों तो दिया है, तो यहाँ तो टेस्ट में क्या फर्क आता है? डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है साहू सर, यहाँ पर थोड़ा सा आपको दोबारा क्वेश्चन बताना पड़ेगा, हम बिल्कुल सुन नहीं पाए आपको, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है बिल्कुल। जी अभी आ रही है, जी आ रही है, अभी आ रही है, सुन पा रहे हैं लेकिन क्लियर आवाज़ आपकी नहीं है। यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क में जाने की कोशिश कीजिए डॉक्टर साहब। जी 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 जी, अपना सवाल आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज़। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि नॉर्थ ट्रेंड में
ट्रीटमेंट है डोपामिन और ड्रग अब्यूज को ट्रीटमेंट डोपामिन के इफेक्ट में क्या फर्क होता है? ओके ओके ओके, डोपामिन नाम दिया है तो दोनों के क्या इफेक्ट होते हैं? जी राइट राइट राइट। डॉक्टर घनश्याम आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ डॉक्टर साहब आपने बहुत ही अप्रोप्रिएट क्वेश्चन पूछा है। ऑल्दो ये जो हमारा प्रोग्राम है मेनली नॉन डॉक्टर्स के लिए था, बट फर्क ज्यादा नहीं है जब आप एक्सरसाइज कर। मैं मेडिसिन वाला डॉक्टर हूँ, मैं भाषण वाला डॉक्टर हूँ। आई एम डूइंग यूजिंग बॉडी बेसिकली आई एम मैन ऑफ प्लांट, आई एम नॉट मेडिकल। एग्रीड। तो ऐसा है कि जब आप खेल कूद करते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं, योगा या कोई चीज जिसमें आपको हैप्पीनेस मिलती है, कोई प्रोग्राम हो सकता है टीवी का, ऐसा कुछ कोई गेम देखने जा रहे हैं, उसमें भी डोपामिन रिलीज होता है, वो नेचुरल है। तो वो बहुत ज्यादा नहीं होता बट अच्छे खासा अमाउंट में होता है कि आप हैप्पी रहते हो, आप आते हो, ठीक रहता है। जबकि ये ड्रग्स बहुत ही पोटेंट है, इसमें जो अगर उसमें आप कहोगे 2 गुना बढ़ता है डोपामिन, तो इसमें 10 से 25 गुना बढ़ जाएगा। तो वो इतनी हाई क्वांटिटी में ऊपर जाता है, वो जब वो बार बार लेता है तो उसको एक तरह से बॉडी को पता चल जाता है कि बॉडी डोपामिन पे ही एक्ट कर रही है, उस ड्रग से ही उसकी दवाइयां आ रही है। तो उससे क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद बॉडी अपना जो नेचुरल डोपामिन है वो कम कर देता है। उसके बाद जब वो दवाइयां नहीं लेगा, ये ड्रग एब्यूजिंग ड्रग, तो उसको लेवल क्योंकि कम है तो वो बहुत इरिटेबल रहेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो बहुत ही रेस्टलेस रहेगा। तो बॉडी अपना डोपामिन कम कर देती है जब ये ड्रग वाले डोपामिन आते हैं, और जब तक वो दोबारा ड्रग लेके उस डोपामिन लेवल पर नहीं जाएगा उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो वो सारा यूफोरिया उस ड्रग डिपेंडेंट हो जाता है। इसलिए उन लोगों को नॉर्मल एक्टिविटीज में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो बहुत ही अनईजीनेस फील करते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है। अदरवाइज वो केमिकल डोपामिन बिल्कुल आपने ठीक बोला, इट हैज अ रोल और वो उस पर डिपेंड, ड्रग एब्यूज की ड्रग पे डिपेंडेंट हो जाता है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट। डॉक्टर साहब उम्मीद है कि जो बातें बताई हैं यहाँ पर आप इसे समझे होंगे, आपको बहुत सारी पहले से भी नॉलेज है और आज आपके इल्म में और ज़्यादा इजाफा हुआ होगा। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। अब यहाँ पर हमारा प्रोग्राम बिल्कुल लास्ट में पहुँच चुका है। अब मैं थोड़ा सा आपसे गुजारिश करता हूँ यहाँ पर डॉक्टर लोकेश कि आप अपना पैगाम मैसेज क्या देना चाहेंगे? ये पैगाम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे उन नाजरीन के लिए जो बहुत कंटिन्यू आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहला मैं कहना चाहूँगा कि नशा जो है वो एक मानसिक बीमारी है और इसका इलाज करवाना बेहद ज़रूरी है। इसे ये ना समझे कि ये अपनी बदमाशी कर रहा है, बच्चा बदमाशी कर रहा है, कुछ कर रहा है। ये नशा एक आदि बीमारी है, इसका इलाज कराना है। दूसरा मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि बच्चों को ही हमें रोकना है नशा करने से। जब वो पहला नशा करता है हमें उसी समय मानसिक साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए कि इसने शुरू किया है, डॉक्टर साहब हमें क्या करना चाहिए। वहीं पे रोका जा सकता है, वरना उसका पूरा जीवन जो है वो नशा निगल जाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण बात, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा काम स्टार्ट किया है, बहुत शुरू किया है, उसको कहते हैं नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन प्रोग्राम। उसके तहत उन्होंने एक नंबर विशेष तौर पे दिया है जिसका नाम, जो नंबर है 14446। ये वो नंबर है जिसपे कोई भी इंसान अब नशे के बारे में अगर जानना चाहता है इस टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकता है। कहां पे उनको डी एडिक्शन सेंटर मिलेगा वो वहां का पता कर सकते हैं और वहां बात कर सकते हैं। दूसरा, उसमें यह व्यवस्था भी है कि अगर किसी को लगता है कि आसपास में इलिसिट ड्रग इलीगली कहीं निकल रही है तो एनोनिमसली, बिना अपना नाम बताए, बिना पता बताए, वो वहां ये इंफॉर्मेशन दे सकता है, सूचना दे सकता है कि यहां पे ऐसा हो रहा है और उसको इस बारे में कोई सजा नहीं होगी, कोई उससे पूछताछ नहीं होगी। ये गवर्नमेंट के बहुत बड़े इनिशिएटिव है। डॉक्टर गीता, मेरा अगला आपसे मैसेज की गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी आज के इस मौजू पर? मेरा मैसेज यही होगा कि इन जो ड्रग लेना शुरू कर रहे हैं आप उनको जल्दी पकड़िए, उनको काउंसलिंग करिए, उनको एजुकेट करिए, एक इंस्टीट्यूशन में लेके जाइए जहाँ पे साइकियाट्रिस्ट है, काउंसलर है। अगर बीमारी हो जाती है तो बीमारी का इलाज करिए, क्योंकि जितना जल्द से जल्द इसको पकड़ में लाया जा सकता है उतनी जल्दी ही इसका रोकथाम किया जा सकता है। जितना ये बढ़ती चली जाएगी, आपके शरीर के अंदर पहुँच जाएगी और सिस्टम को डैमेज करेगी, उतना ही कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर घनश्याम, मैं आपसे भी चलते चलते मैसेज लेना चाहूंगी कि आपका हमारे नाजरीन के लिए क्या मैसेज है?
मेनली मेरा भी यही रहेगा कि हमें ड्रग अब्यूज़ और ड्रग इलिसिट यूज़ को प्रिवेंट करना चाहिए। उसके लिए हमें जो भी ये अल्कोहल और स्मोकिंग से स्टार्ट करके कि बिल्कुल भी कभी भी ना लें, और यंग पॉपुलेशन के लिए है, कॉलेज गोइंग के लिए कि आप कोई ना कोई हॉबी बनाएं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, और कोई भी इस तरह की ड्रग में इवन एक बार भी एक्सपेरिमेंट ना करें, बिकॉज एक एक्सपेरिमेंट भी आपके लिए जानलेवा हो सकता है और आप इस जंजाल में फंस जाएंगे, तो इससे अवॉइड करें। और लास्टली अगर आप ऑलरेडी अल्कोहल या किसी भी ड्रग अब्यूज़ में आप फंस चुके हैं तो आप किसी नियर बाय साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या डी एडिक्शन सेंटर की हेल्प लिए, और अगर आपको ड्रग्स की वजह से कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो किसी फिजिशियन से ज़रूर हेल्प लीजिए। थैंक यू। यहाँ पर आपने बहुत अच्छे से पैगाम दिए सभी लोगों ने, आपका बेहद शुक्रिया तीनों लोगों का। तो नाजरीन, आपने देखा और जाना कि कैसे हम ड्रग अब्यूज़ से बच सकते हैं और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो जो नाजरीन हमें आज कॉल करना चाहते थे और किसी वजह से नहीं कर पाए, तो वो हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, और या फिर कोई सजेशन या मशवरा देना चाहते हो हमारे प्रोग्राम को बेहतर बनाने में, तो वो भी हमें ईमेल कर सकते हैं। और अगर आप हमारे इस प्रोग्राम को दोबारा देखना चाहते हैं तो डीडी उर्दू के न्यूज़ चैनल पर भी, यूट्यूब पर आप हमें देख सकते हैं और लाइक्स और शेयर कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, अगर दोबारा भी इस प्रोग्राम को आप देखना चाहते हैं तो कल फ्राइडे सुबह 9:30 बजे ये प्रोग्राम दोबारा डीडी उर्दू पर टेलीकास्ट होगा, आप उसको दोबारा भी देख सकते हैं। और जैसा कि सामिया ने बताया कि आप अपने सजेशंस दे सकते हैं, और ये एक और ख़ास बात जो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है वो है हम अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। जी हाँ। यहाँ पर सामिया से मैं गुजारिश करूंगा। हाँ, हमारा अगला एपिसोड का टॉपिक है एलर्जीज इन चिल्ड्रन। तो नाजरीन, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। और टिप्स ऑफ द वीक के साथ भी छोड़ के जा रहे हैं, वो तो आपने बताया नहीं। जी टिप्स ऑफ द वीक के साथ आपको छोड़ के जा रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, सेहतमंद रहिए। आदाब। नशे और उसकी तबाहकारियों के बारे में मालूमात हासिल करें। खेल, मुतालिया और सेहतमंद सरगर्मियों को जिंदगी का हिस्सा बनाएं। वालिदैन बच्चों की तरबियत और निगरानी पर तवज्जो दें। तनाव और डिप्रेशन का बरवक्त इलाज करवाएं। मंशियात की लत और इससे जुड़े मसाइल को बरवक्त जानें। सेहतमंद खाना ज़हनी और जिस्मानी ताकत देता है। तिब्बी मुआयने का मामूल बनाएं ताकि मर्ज का जल्द पता लगाया जा सके।